नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, आज हमारे साथ बात करने के लिए नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। दिनेश जी, अगर नेहरू युवा केंद्र की बात की जाए, उसकी स्थापना की बात की जाए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य था स्थापना का, और किस तरीके से नेहरू युवा केंद्र जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरी जो हमारे युवा थे उनके बीच काम करने के हमारे पास संस्थाएं थी। जैसे छात्रों के बीच में काम करने लिए हमारे पास एनसीसी संस्था थी, हमारे पास एनएसएस, भारत स्काउट गाइड, ऐसे तमाम संस्थाएं जो छात्रों के बीच में या शहरी युवाओं के बीच में काम करने के लिए काम करती थी। लेकिन जो बड़ी आबादी जो है, जो गाँव में रहती थी, जो युवा आबादी रहती थी, उनके बीच काम करने की कोई संस्था नहीं थी। 1972 में संस्कृत मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि हमको इस तरह के एक विभाग की आवश्यकता है जो ग्रामीण युवाओं के लिए काम करे। तो उस समय नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई और कुछ सेंटर बनाकर उन ग्रामीण युवाओं को जोड़ने का काम किया गया। उसको पायलट के तौर पे लिया गया और जब वो सफल हुआ तब 1987 में नेहरू युवा केंद्र संगठन को एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाकर ग्रामीण युवाओं को संगठित करना, उनको प्रशिक्षित करना और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का इसका उद्देश्य रहा। अगर हम बात करें वर्तमान समय जो गतिविधियां चल रही हैं, और आपका भी लंबा एक अनुभव रहा नेहरू युवा केंद्र में, आप अपने पढ़ाई के दौरान उसमें से जुड़े रहे और अभी भी आप लंबे समय जुड़े हुए हैं, तो क्या आप देखते हैं क्या गतिविधियां बढ़ी हैं, और किस तरीके की जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से संचालित कर रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ, निश्चित तौर पे नेहरू युवा केंद्र संगठन की सबसे छोटी इकाई होती यूथ क्लब, जो हमारे गांव की होती है। मैं यूथ क्लब का सदस्य रहा, उसके बाद राष्ट्रीय सेवाकर्मी रहा जो ब्लॉकों पर होते थे, फिर परियोजना अधिकारी रहा, फिर प्रशिक्षक रहा, फिर बोर्ड में सदस्य रहा और उपाध्यक्ष हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं जानता भी हूँ, सारी चीज़ों को भोगा भी हूँ इन दायित्वों पर रहते हुए। लेकिन समय काल और परिस्थिति के अनुसार जैसे सारे चीज़ों में परिवर्तन होता है, वैसे निश्चित तौर पे आज के युवाओं में भी परिवर्तन आया है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, होना भी चाहिए, और उसी के अनुरूप हमको अपने कार्यक्रमों में बदलाव भी करने की आवश्यकता होती है। पहले कुछ सीमित जब हम काम करते थे नेहरू युवा केंद्र में, जो आज हम स्वयंसेवक रखते हैं, उस समय पूरे जनपद में 5 स्वयंसेवक होते थे। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूँ वहाँ पर 16 विकास खंड हैं, तो 5 हमारे स्वयंसेवक होते थे जो 16 विकास खंडों को देखा करते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम हर ब्लॉक में, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक में 2 स्वयंसेवक रखते हैं। इसका मतलब आज उसी प्रतापगढ़ में जहाँ 5 स्वयंसेवक होते थे, आज वहीं हम देखें तो 34 होते हैं, 2 ब्लॉक हर ब्लॉक में और 2 मुख्यालय पे। उस समय हमारी संख्या जो है हजारों की संख्या, 1000 की संख्या होती थी पूरे देश में। आज ये कहते हुए सुखद आश्चर्य है कि आज 13,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक संघ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेवक, जिनके माध्यम से हम ग्रास रूट लेवल तक काम करते हैं। और नेहरू युवा केंद्र का जो काम है वो ग्रामीण युवाओं को संगठित करना, जैसे मैंने आपको बताया था, वो संगठित करने के लिए हम गाँव में उन ऐसे युवाओं को जो 15 से 29 वर्ष के गैर छात्र युवा हैं, उनको संगठित करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। उसके लिए तरह तरह के, आपने कहा कि कैसे कार्यक्रमों में परिवर्तन हुआ, तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। उस अभियान से जोड़ने के लिए हम यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं कि हमको यूथ क्लबों को जोड़ना है। उसके लिए हमारा 15 दिन का एक विशेष अभियान होता है, जिसमें हम गाँव में हमारे स्वयंसेवक टीम भावना से जाते हैं, टीम बनाकर जाते हैं और एक अभियान चलाते हैं। जो निष्क्रिय युवा मंडल हैं उनको सक्रिय करते हैं और जहाँ पर युवा मंडल नहीं है वहाँ पर नए युवा मंडल का निर्माण करते हैं। तदुपरांत हम उन यूथ क्लबों के 2-2 यूथ को हम यूथ लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं कि उनके युवा नेतृत्व की क्षमता उसमें विकसित हो, अपने समुदाय की समस्याओं को चिन्हित कर सकें, उनके निराकरण के लिए काम कर सकें। गाँव के बच्चों को अभी आपने देखिए ओलंपिक में इस बार हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा किया है, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा किया है। उसका कारण भी ये था कि प्रधानमंत्री जी की, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच ऐसी थी। देश की युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, चूँकि खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं और युवा हैं,
उसका परिणाम है कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी देश के अंदर तो यहाँ भी उनको प्रशिक्षण दिया गया, अगर बाहरी कोच की ज़रूरत पड़ी तो उनको बुला के प्रशिक्षण दिया गया, और ज़रूरत पड़ी तो उनको विदेश भी भेजा गया और वहाँ भी ट्रेनिंग कराई गई। तो उसका परिणाम, और वो जो हमारे खिलाड़ी आए वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। तो हमारे जो गाँव में हमारे यूथ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, यही नेहरू केंद्र का उद्देश्य है। तो हम ब्लॉक स्पोर्ट्स भी करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स भी करते हैं। हम अपने उन ग्रामीण जो हमारी खिलाड़ी हैं, युवा हैं, जिनमें प्रतिभाओं हैं, उनको चिन्हित करते हैं, उनको यहाँ तक ले आते हैं। इसी से सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सारी प्रतिभाओं गांव में रहती हैं, किसी न किसी क्षेत्र में उनको विशेषता होती है, तो उनको मंच प्रदान करना ये नेहरू केंद्र का काम होता है। हम अपनी दैनिक गतिविधियों में उनको शामिल करने का काम भी करते हैं। जी बिल्कुल। आपने बताया कि ब्लॉक स्तर तक आपके स्वयंसेवक जो होते हैं वो काम करते हैं और ये जो इकाई है ब्लॉक स्तर तक होती है। अगर ओवरऑल हम पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरीके से पूरे देश में काम करता है और ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके से विभिन्न जो स्तर पर जो संगठन है वो युवाओं को जोड़ता है, युवाओं को आगे बढ़ाने में, उनको उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने में किस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है? सबसे निचले स्तर पर हमारा यूथ क्लब होता है, जो हम गाँव में युवा मंडलों का निर्माण करते हैं। उसके ऊपर हमारे जिले का कार्यालय होता है, नेहरू केंद्र का जिला युवा अधिकारी का कार्यालय होता है। गांव और जिले के बीच की कड़ी हमारे राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक होते हैं, जिनकी संख्या 13,000 होती है, हर ब्लॉक में 2 होते हैं। उसके ऊपर हमारे नोडल केंद्र होते हैं, जिनको हम उप निदेशक कहते हैं। उनके ऊपर हमारे राज्य के कार्यालय हैं, जहां हमारे राज्य निदेशक होते हैं। उनके ऊपर हमारे क्षेत्रीय निदेशक हैं, जो 5-7 राज्यों को मिलाकर केंद्र बनते हैं। उसके ऊपर हमारा मुख्यालय होता है, जो नई दिल्ली में स्थित है। एक जो प्रशासनिक ढांचा है, उसी तरह से नेहरू केंद्र का ढांचा नीचे से ऊपर तक है, गांव स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। और इन सारी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए, नेहरू केंद्र की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक शासी निकाय है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसके अध्यक्ष माननीय युवा मंत्री, युवा कार्यक्रम खेल मंत्री भारत सरकार होते हैं। उसमें 3 उपाध्यक्ष होते हैं पूरे देश में, एक मैं भी उसी का उपाध्यक्ष हूँ। 3 मेंबर होते हैं, बाकी जो हमारे एनसीसी के कंट्री हेड हैं वो उसके मेंबर हैं, जो एनएसएस के कंट्री हेड हैं वो उसके पदेन सदस्य हैं। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से उसके मेंबर हैं। सचिव यूथ अफेयर्स उसके मेंबर हैं, सचिव खेल उसके मेंबर हैं। ऐसे लोगों को मिलाकर एक गवर्निंग बॉडी है, जो इस पूरे नेहरू केंद्र संगठन को नीचे से ऊपर तक इसको संचालन करने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये पूरा संगठन जो है काम करता है, आम दिनों में इस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें, कोविड के समय बड़ी चुनौतियां थीं और नेहरू केंद्र जैसे जो संगठन थे उनकी कहीं कहीं जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कोविड के समय किस तरीके से आपने काम किया या संगठन ने काम किया और क्या नवाचार किया आप लोगों ने और किस तरीके से लोगों की सहायता की या दूसरे जो आप लोग जो गतिविधियाँ करते हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया? देखिए अजीत जी, मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञात इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं आई थी। हम लोगों ने इतना ही अपने जीवन में देखा था, कोई इसका इंडिकेशन भी नहीं था। अकस्मात एक ऐसी वैश्विक महामारी आई कि सब कुछ ठप कर दिया। हम लोग नहीं जानते हैं कि सारी बसें कभी बंद हो गई हों, रेल यातायात बंद हो जाए, वायुयान बंद हो जाए, लोगों का घर से निकलना बंद हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जिस दृढ़ता के साथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस दृढ़ता के साथ और जिस विश्वास के साथ देशवासियों के आत्मबल को जगाने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज लगभग हम कोविड से बाहर निकल चुके हैं। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के अंदर जो भाव था, उन्होंने जो कहा, अगर उन्होंने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाई, उन्होंने कहा थाली बजाओ तो लोगों ने थाली बजाई। कुछ लोगों ने उसकी बाद में हंसी भी उड़ाई, लेकिन वो खुद हंसी के पात्र हो गए जो हंसी उड़ा रहे थे। लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की बात थी। और आपका मूल प्रश्न था कि इसमें नेहरू केंद्र की क्या भूमिका रही। निश्चित तौर पर हमारे नेहरू केंद्र के लोग, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे ऑफिसर्स, कोई छुट्टी पे नहीं गया। कोरोना वायरस के रूप में हमारे इन योद्धाओं ने काम किया है। कैसे उन तक खाना पहुंचे, जो लोग कोविड के शिकार हो गए थे, खाना बनाने वाले ही कोविड के शिकार हो गए तो खाना कौन घरों में बनाएगा। उनके घरों में कैसे भोजन पहुंचाना, उनको दवाएं कैसे पहुंचाना, उनको जागरूकता, उनको सैनिटाइजर, उनको किट्स, उनको ग्लव्स, उनको मास्क पहुंचाने का काम जो हमारे 13,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उसको काम किया। और हमारे अधिकारियों ने अपने घरों से ये छूट दी गई कि आप अपने घरों से ही कार्यों का संचालन कीजिए। और सारे जिला अधिकारियों को हमने अपनी लिस्ट सौंपी, आज भी वो वेबसाइट पे, कि हमारे ये वर्कर्स हैं, इनकी उपयोगिता आप जहाँ लगा सकते हो, चाहे वो टीकाकरण में आज अगर उनकी उपयोगिता है तो टीकाकरण में सहयोगी हो रहे हैं। उनकी आवश्यकता उस समय थी कि उनको मुहैया
स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया उपलब्ध कराने में तो उनको उपलब्ध कराएगी, और हमारे ये वर्कर अपनी चिंता ना करते हुए समाज की चिंता इन्होंने की, और जिसका परिणाम है, सुखद परिणाम है कि आज जो है देश इस संकट से लगभग बाहर है। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी हम पूरी तरह से इस संकट से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए सावधानी हमको अभी भी बरतनी है। बिल्कुल, संकट से मुक्त नहीं हुए हैं और जो गतिविधियां हैं वो भी चलाना जरूरी है। तो पहले अभी तो ऑफलाइन गतिविधियां चलती थी, फिर ऑनलाइन गतिविधियां चली बहुत सारी। अब जैसे कि बहुत सारी जो कैंप होते थे, राष्ट्रीय स्तर के कैंप होते थे, जो कि भारत के जो अलग विभिन्न विभिन्न जगहों पे लोग हैं उनको जोड़ने का काम करते थे, संस्कृतियों का आदान प्रदान करते थे, युवा जाते थे कैंपों में। तो अब इस तरह की गतिविधियां आपको लगता है, जो कि अब कोविड की दूसरी लहर कंट्रोल में है और तीसरी लहर की भी बहुत कम संभावना है, तो ये गतिविधियां अब फिर से शुरू हो सकती हैं, या किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं कि आगे इसको कंटिन्यू करना है? नहीं, निश्चित तौर पर अब जैसे जैसे उसका संकट कम हो रहा है, हम लोग गतिविधियों को संचालित करने का काम कर रहे हैं, कोविड नियमों का पालन करते हुए। अभी 2 गतिविधियां हमने जैसे शुरू किया था, अगर आप देखिए तो पिछले महीने में नेहरू आकेंद्र ने एक फिट इंडिया का कार्यक्रम चलाया था, जिसकी शुरुआत 13 अगस्त को माननीय अनुराग ठाकुर जी ने दिल्ली में के नेशनल स्टेडियम में शुरुआत की थी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जिसका नामकरण किया गया, और वहाँ पर शुरुआत की थी। उन्होंने स्कीपिंग करके शुरुआत की, खुद जो है कैसे स्वास्थ्य के प्रति आज के भौतिकवादी युग में जब हम सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल पाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं समय निकाल पाते हैं। और कोविड वैश्विक महामारी में भी वो लोग अपने को ज़्यादा बचा के रख पाए जो कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम करते थे, जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं ज़्यादा थी, वो अपने आप को बचा कर रख पाए। तो कैसे हमारा देश का युवा स्वस्थ रहे, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री कितने जागरूक हैं। और खेल मंत्री जी ने इसकी शुरुआत की तो और कहा था कि समय कोई हो सकता है, गतिविधि कोई भी हो सकती है, आप दौड़िए, कूदिए, खेलिए, जो भी आपकी मर्जी, योगा करिए, लेकिन फिटनेस की डोज आधे घंटे रोज, ये मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। ये एक कार्यक्रम हमने चलाया जो बहुत सफल रहा। दूसरा कार्यक्रम अभी जिसकी शुरुआत माननीय अनुराग ठाकुर जी ने गंगा जमुना और सरस्वती के उस पावन संगम पे प्रयागराज से शुरू की, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से 1 तारीख को, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत। स्वच्छता सभी चाहते हैं, लेकिन उसको शुरुआत कहाँ से हो? जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था स्वच्छता का, तो लोगों को लगा था कि यार कैसी बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन आप 2014 के भारत को देखिए, आप उस समय बस स्टेशनों पे जाइए, बसों में जाइए, ट्रेनों में जाइए, कितनी गंदगियां होती थी, शौचालय में जाने का मन नहीं करता था। लेकिन आज कितना परिवर्तन आया है। और आज तो मैं आपसे अजीत जी बैठ के मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो लगातार, जिसका शहर इंदौर स्वच्छता में प्रथम आ रहा है। अगर इंदौर फर्स्ट आ सकता है तो दूसरे राज्य और दूसरे जनपद क्यों नहीं आ सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है, और खेल मंत्री जी ने जब उसकी शुरुआत की थी, उन्होंने एक शब्द कहा था, जन भागीदारी से जन आंदोलन। ये सरकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ नेहरू आकेंद्र का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये पूरे समाज का और पूरे राष्ट्र का कैसे कार्यक्रम बने, जन आंदोलन कैसे बने। इसके लिए 1 तारीख से जो पूरे महीने का चार्ट है उसमें अलग अलग गतिविधियां है कि अगर 2 तारीख को नेहरू आकेंद्र करेगा, 3 तारीख को एनएसएस करेगा, तो 4 तारीख को उसमें राजनीतिक दल के लोग करेंगे, 5 डेट कोई हो सकती है, 5 तारीख को फॉर एग्जाम्पल उसमें राजनीतिक दल के लोग करेंगे, 6 तारीख को उसमें धार्मिक संस्थाओं के लोग करेंगे। समाज के सारे लोग उसमें जुड़ें, और किसी भी अभियान में वो अभियान तभी सफल होता है जब उसमें जन सहभागीदारी होती है। आज चूंकि मैं तो अनुराग ठाकुर जी के साथ पहले भी काम किया हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने का अवसर मिला है, वो चीज़ों को अलग करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, और उन्होंने संघर्ष सिखाया है। जब हम लोग पार्टी में काम करते थे, यूथ विंग में काम करते थे, तो उन्होंने याद हो तिरंगा यात्रा निकाली थी कोलकाता से और जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर, और तमाम गतिरोधों के बाद भी हम लोगों ने तिरंगा फहराया। जो हमारा संसद घेराव का कार्यक्रम था, जो करप्शन के लेकर लाठियां बौछारें आदत बनाई, आज फिर से नेहरू केंद्र में भी कैसे हम जन भागीदारी से अपने कार्यक्रमों को करें। और प्रधानमंत्री जी का एक नारा था 2014 में जब सरकार बनी, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज उस सपने को हम साकार होते हुए, मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं कि वो सपना नहीं था, वो संकल्प था। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक शब्द और जोड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
और इस सबके प्रयास से फलीभूत होगा। निश्चित तौर पर नेहरुआ केंद्र के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, आज हम दुनिया के सबसे बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, 744 जिलों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें 623 जिलों में हमारा नेटवर्क है। हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारा 13,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स है, 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे पास यूथ क्लब हैं। उनके माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में इन कार्यक्रमों को हम करना चाहते हैं और जन भागीदारी से जन आंदोलन तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। नेहरू केंद्र लगातार काम कर रहा है, लेकिन इसका और विस्तार करना, क्योंकि और कई ऐसी जगह हैं जो कि ब्लॉक स्तर पर बताया कि आपके जो वॉलंटियर वहाँ काम करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण लेवल पे जो लोग हैं, जहाँ जागरूकता नहीं है इसको लेकर, या केंद्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, या वहाँ के युवा नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि और युवाओं को जोड़ना और संगठन को और क्रियाशील बनाना, इसके लिए कुछ योजना है आपकी आगे चल के? निश्चित तौर पर देखिए, मेन उद्देश्य नेहरुआ केंद्र संगठन की स्थापना को यही था। आपने जब पूछा, हमने कहा शहरी क्षेत्रों में और छात्रों के बीच में काम करने वाली तमाम एजेंसियां थी, तमाम संस्थाएं थी, लेकिन ग्रामीण युवाओं के साथ काम करने के लिए कोई नहीं था। तो नेहरुआ केंद्र संगठन की स्थापना हुई। निश्चित तौर पर हम ग्रामीण युवाओं तक अपनी पहुंच कैसे बनाएं, हम उन युवाओं को कैसे अपने साथ जोड़ सकें जो 15 से 29 वर्ष के जो भी हमारे युवा हैं। मैं आपके डीडी समाचार जो देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उससे भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ। देश के सभी युवाओं से, ग्रामीण युवाओं से हम आह्वान करना चाहते हैं, आप आइए, नेहरुआ केंद्र से जुड़िए, हमारे कार्यालय का विजिट कीजिए और पूछिए कि हम आपके कैसे सहयोगी बन सकते हैं। आप किस तरह से आप नेहरुआ केंद्र संगठन से जुड़कर हमारी गतिविधियों में कैसे आप सम्मिलित हो सकते हैं और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में आपकी उपयोगिता क्या हो सकती है। और जो अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया, कैसे जुड़ सकता है वो? कुछ नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं है, कार्यालय है नेहरुआ केंद्र जो हर जिले में हमारा ऑफिस है, आप जाइए, विजिट करिए, हमारे जिला युवा अधिकारी वहाँ पर हैं और उनके बीच में हमारे आपके पास तक पहुँचने के लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं। आप कार्यालय में आइए, अब तक हमारा वॉलंटियर्स पहुँचेगा, वो आपको जोड़ने का काम करेगा और हमको तो खुशी होगी, हम इसीलिए ही हैं। मैं तो आपको खुद एक उदाहरण के तौर पर बैठा हूँ। मुझे जब युवा मंडल बन रहा था, अजीत जी, मेरे गाँव के लोगों ने मुझे युवा मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया था, मैं उसमें सदस्य बना था, खेल कूद संयोजक, और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो सदस्य अध्यक्ष नहीं बन पाया वो आज जो सबसे बड़ी संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेगा। मैं तो आपके सामने बैठा हुआ। तो सारे युवाओं का आह्वान है कि वो आए और नेहरुआ केंद्र संगठन के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। देखिए, हम प्लेटफॉर्म हैं, हम गंतव्य नहीं हैं, लेकिन गंतव्य आपको अपना लक्ष्य सुनिश्चित करना है, आपको जाना कहाँ है। नेहरुआ केंद्र संगठन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए, अपने साधन को पकड़िए और अपने गंतव्य तक पहुंचिए। अगर हम बात करें, इस समय एक नशा बहुत ज़्यादा एक युवाओं में फैल रहा है और नशे की आदतें जो हैं वो छोटे शहर गांव से लेकर महानगरों तक फैला हुआ है ये। अब वो जो छोटे कस्बे हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये नशा, चाहे किसी तरह का नशा हो, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नशा मुक्ति के लिए कोई आप अभियान चलाने का या कुछ इसमें कुछ काम करना आगे करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं इसको लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस तरफ बहुत तेजी के साथ उन्मुख हो रही है। इस बार की बोर्ड बैठक में हमने इस पर चर्चा किया है कि हमको इस पर योजना बनाना पड़ेगा और बोर्ड ने फैसला भी लिया है कि हमको नशा के क्षेत्र में जो हमारे यूथ उस तरफ उन्मुख हो रहे हैं, कैसे हम उनमें जागरूकता फैला सकें। और निश्चित तौर पर मैं आपके दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से देश के युवाओं को बताना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में इसको लेकर भी एक बड़ा अभियान चलाएंगे और जब हमारा युवा जो है नशा मुक्त होगा तभी देश का सर्वांगीण विकास, जैसा हम युवा चाहते हैं। विवेकानंद जी ने जिसकी आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि हमको 100 युवा मिल जाएं तो हम देश और दुनिया की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन कैसे 100 युवा? नशा करने वाली थोड़ी, नशा मुक्त युवा, ऐसे युवा जिसके अस्नाव तंत्र स्टील के हों, जिनके पुट्ठे लोहे के हों, ऐसे हमको आदर्शवादी युवा चाहिए और उसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। तो कैसे हम ऐसे एक आदर्श युवा को कैसे सामने ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नेहरुआ केंद्र का उद्देश्य ही वही है और निश्चित तौर पर हम इस नशा मुक्ति के खिलाफ भी एक महाअभियान चलाएंगे। दिनेश जी, अगर हम बात करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और जो आज़ादी के जो ऐसे जो वीर सपूत रहे हैं, जो ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनको वो स्थान मिलना था जो नहीं मिला इतिहास में, कोशिश की जा रही है कि वो स्थान उनको मिले, देश जाने, दुनिया जाने ऐसे महानायकों को। तो नेहरू केंद्र की भूमिका आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अभियान में? अजीत जी, मुझे लगता है, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ,
कि जो इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था शायद वो इतिहास हम पढ़ नहीं पाए, जो देश के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं था कि आज़ादी किसकी वजह से मिले? उसमें ज़्यादातर लोग कौन थे? सब युवा ही थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार भगत सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई हो। क्या उनके योगदान को हम विस्मृत कर देंगे? जो चीजें नहीं पढ़ाई जानी थी शायद वो हमको इतिहास में पढ़ाया गया, हमको मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन अपने इन गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? जो हमारे आदर्श थे, जिनको हम सीख लेकर हम अपने भावी भारत का निर्माण कर सकते थे, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारे पाठ्यक्रम में उन चीजों को नहीं सम्मिलित किया गया जिन लोगों को सम्मिलित किया जाना था। कुछ ऐसे चाटुकार लेखक या चाटुकार जो भी कह लीजिए, उनका नाम दीजिए, ऐसे लोग थे जो चाटुकारिता में उन लोगों का स्थान दिया जिनको नहीं दिया जाना चाहिए था, और जिनको दिया जाना चाहिए था उनको नहीं दिया गया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के 75 वर्ष के बाद, आज़ादी के 75 वर्ष के बाद, कम से कम इस अमृत महोत्सव के अवसर पर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानने और समझने का हमको अवसर मिला, और हमको ये अवसर मिलना चाहिए। हमने उस दंश को नहीं देखा था, पराधीनता को हम सुनते आए हैं, लेकिन हम उस कालखंड में नहीं रहे। लेकिन जिनकी वजह से, जो अपनी चिंता नहीं किए, अपनी परिवार की चिंता नहीं किए, और हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूमा या अपनी कनपटी पर उन्होंने गोलियां लगा के खुद अपने को शहीद कर लिया इस मादरे वतन के लिए, उनको जानने और समझने का अधिकार हमारे देश के नौजवानों को नहीं है। हम अपना आइडियल किसको माने? तो निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद मैं देना चाहता हूं नेहरू केंद्र संगठन के उपाध्यक्ष के तौर पर, कि आज उन्होंने देश के युवाओं को जानने का एक अवसर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज के 25 वर्ष बाद जब हम शताब्दी वर्ष मनाएं तो हमारा ये देश कैसे आत्मनिर्भर भारत हो, और उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में सबसे ज्यादा उपयुक्तता किसकी है? नौजवानों की है। आज प्रधानमंत्री जी भी अपनी हर चर्चा में, हर मन की बात में, अपने हर वक्तव्य में देश के नौजवानों से यही तो अपील कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब देश का नौजवान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और हमको उन हमारे अमर शहीदों से हमको सीख लेने, आज राष्ट्र प्रेम की भावना, वो चाहे जो भी देश में आप नक्सलवाद की तरफ जो जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जो जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का अधिकार किसका है? हमारे कभी भी अलगाववादी हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं, कभी लुटेरे हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं, कभी आक्रांता हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। हमारे आदर्श तो त्याग करने वाले लोग हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, शहीद भगत सिंह हो सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो सकते हैं, अब्दुल हमीद हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने नेपथ्य में पहुंचा दिया। अब नई शिक्षा नीति हमारी सरकार लेके आई, इतने दिन से हम वही घिसी पिटाई वही शिक्षा नीति पे काम कर रहे थे। हमको वही पढ़ाया जाना था जिसकी जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्पना जो उनकी है वो निश्चित तौर पर मूर्त रूप लेगी, और उसमें नेहरू केंद्र की भी अपनी एक भूमिका हम लोग जरूर उसको सुनिश्चित करेंगे। दिनेश जी, आपने बात की नक्सलवाद की, आतंकवाद की, मेरा सवाल से जुड़ा हुआ है। नेहरू केंद्र पूरे देश में काम करता है, देश के कोने कोने में काम करता है। तो ऐसे इलाके जो कि अशांत रहे हैं, इंसर्जेंसी वाले इलाके हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम उत्तर पूर्व के इलाके की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का इलाका है, जो आदिवासी बहुल इलाका है, वो जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की बात करें, वहाँ पर संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, और क्या आपकी कोई विशेष योजना है यहाँ पर और कुछ नया करने की? अजीत जी, आपका बहुत अच्छा सवाल। नेहरू केंद्र की स्थापना का उद्देश्य यही था कि उनको राष्ट्र की गैर छात्र ग्रामीण युवाओं को संगठित करना, प्रशिक्षित करना और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना। जो मुख्य धारा में हमारे नौजवान भटक रहे हैं, कट रहे हैं, उन्हीं को तो हमको धारा में लाना है। उसके लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम है, हमारे आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है। आपको आज डीडी न्यूज के माध्यम से देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछली बार हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया था आदिवासी युवाओं का आदान प्रदान, जिसमें 250 यूथ हमारे आते हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, हमारे झारखंड से आते हैं, जो इस तरह की बेल्ट है वहाँ से आते हैं। गृह मंत्रालय के साथ हमारा चाहता है, उनको स्क्वाड करके लाते हैं। उसमें 5 नौजवान ऐसे थे जिन्होंने जीवन में ट्रेन नहीं देखी थी। अब कल्पना करिए, आज़ादी के 7 दशकों के बाद हमारे देश के नौजवानों की ये स्थिति।
उन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी? आने वाली सरकारें क्या कर रही थी? उनको कैसे राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, उसके लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने बात की नॉर्थ ईस्ट, अभी मुझे एक कार्यक्रम को लेकर अनुराग ठाकुर जी के जब साथ काम करता था तो हम लोगों को जाने का अवसर मिला था। एक सिंगल रोड तवांग, हम लोग गुवाहाटी से तवांग गए थे, बुमला बॉर्डर तक गए थे जो भारत और चीन की सीमा है। सिंगल रोड जो वार के समय बना था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आज सरकार आने के बाद एक सुगम रास्ता वहां तक बन गया, 4 लेन बन रहे हैं। आज रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सबका विस्तार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए अलग से मंत्रालय बना और हम लोग भी नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए अलग से कार्यक्रम करते हैं। आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले लद्दाख के युवाओं की बात की, अभी हमने पिछले वर्ष से शुरू किया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अलग से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, वो भी गृह मंत्रालय के सहयोग से, कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं का आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि जो हमारे युवा हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको दिखाएं तो देश और दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ जा रहे हैं। जब हम उनको लाते हैं और इस तरह से प्रेरक बातें बताते हैं, अपने उस अमर शहीदों के बारे में बताते हैं, अब डेवलपमेंट की चीज़ों को दिखाते हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि विकास का रास्ता वो नहीं हो सकता है जो रास्ता वो अख्तियार कर रहे हैं, बल्कि विकास का रास्ता हो सकता है जिससे समाज और राष्ट्र प्रगति कर सके। आज प्रधानमंत्री के आने के बाद देखिए ना, देश की उस और गौरव के साथ कैसे अपना मस्तक ऊंचा करके रखा है। कि आगे आप किस तरह देखते हैं अपने विभाग को और जो आपकी जिम्मेदारी है, और क्या आपका आगे का रोड मैप है संक्षिप्त में? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि अभी अध्यक्ष हमारे युवा कार्यक्रम खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री दोनों श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, वो खुद भी ये खेल से जुड़े रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं। युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने युवा मोर्चा में भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना 3 कार्यकाल पूरा किया है। तो मैं इतना आज के अवसर पे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको निहिरवा के नए तेवर और नए कलेवर के रूप में देखने को मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। समय का इंतजार करिए, कुछ बेहतर और सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। दिनेश जी, डीडी न्यूज़ से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेहरू केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।